गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? जब भी हम बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इससे हम क्या समझते हैं? दिस मीन्स सर्टेन फीचर्स, कुछ क्वालिटीज। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस मीन्स मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ सर्टेन फीचर्स होने चाहिए. सम फीचर्स आर रिक्वायर्ड for financial statements to be useful for the users of accounting information. So let's have brief introduction about this. जब भी मैं बात करूंगी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, वो हमारे बिजनेस, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स या दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? सो इन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन दें, हमारे लिए रेलेवेंट हों, सो दैट ये हमें जिस पर्पस के लिए हम इन्हें यूज करना चाहते हैं वो पर्पस को फुलफिल कर सकें. देयर आर सर्टेन accounting standard bodies like IASB, which is International Accounting Standard Board, and FASB, that is Financial Accounting Standard Board. इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ले डाउन किए हैं कि ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फॉर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी वेरी यूजफुल फॉर द यूजर्स ऑफ दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सो आप कह सकते हो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दीज आर द एट्रीब्यूट्स दैट मेक्स द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल. कि ये जो इंफॉर्मेशन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रही हैं वो यूजफुल हो सके यूजर्स के लिए, उसके लिए उनमें कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स आर नोन एज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. अल्टीमेट रीजन क्या है? सो दैट जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बेटर वे से ले सकें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से. सो different qualitative characteristics are given by these accounting bodies. We will discuss these qualitative characteristics one by one. First of all, when I talk about these characteristics, I will divide it into two parts. One is primary, one is secondary. Primary characteristics means which should be there, the very first main characteristics, and that is relevance as well as reliability. Secondary जो इन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड करते हैं, दैट इज कंपैरेबिलिटी एज वेल एज कंसिस्टेंसी. सो first of all, primary, secondary, then primary further divided into two parts, relevance and reliability. Then relevance further divided into four parts, that is feedback value, predictive value, timeliness, materiality. Reliability further divided into verifiability, neutrality, as well as faithful representation. And faithful representation is further divided into completeness, error, free from error, as well as understandability. And secondary, there are two secondary qualitative characteristics. One is comparability and second is consistency. So we will discuss all these characteristics one by one. First of all, we will discuss primary characteristics, and under primary characteristics we have the very first important characteristic, that is relevance. Relevance, as the name is suggesting, relevance का मतलब कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए, और यू कैन से कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट होनी चाहिए. और रेलेवेंट कब होगी? जब दिस इंफॉर्मेशन हैज अ पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स, कि वो उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके by helping them to evaluate the past events, of course the present as well as the future events. किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट होने के लिए इसमें ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है. एंड व्हाट आर दीज फोर कैरेक्टरिस्टिक्स? द वेरी फर्स्ट वन इज फीडबैक वैल्यू. वेरी फर्स्ट वन इज फीडबैक वैल्यू. फीडबैक वैल्यू मीन्स कि ये इंफॉर्मेशन हमें कोई फीडबैक दे रही है, और फीडबैक ये तभी देगी अगर हम बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन
कि फीडबैक वैल्यू तभी होगी इफ इट कंफर्म्स द प्रीवियस एक्सपेक्टेशंस एज वेल एज इट हेल्प्स यू इन द असेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको ईपीएस पता चल रहा है, अर्निंग पर शेयर, लाइक इन अ वेरी फर्स्ट ईयर, सपोज मैं बात करूं 2021, तो उसमें मेरी ईपीएस और अर्निंग पर शेयर थी 5 रुपीज। फिर मैं बात करूं 2022, तो उसमें मेरी ईपीएस फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई कैन सी दैट ईपीएस इज 6। सो दैट मीन्स इट इज टेलिंग मी, ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये मुझे बता रही है कि एवरी ईयर ईपीएस इज इंक्रीजिंग, राइट, कि ईपीएस इंक्रीज कर रही है। सो ये मुझे बता सकती है, इट कैन हेल्प मी इन असेसमेंट ऑफ द ईपीएस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, कि इसकी अगर अर्निंग पर शेयर पिछले साल 2021 में 5 रुपीज थी तो 2022 में वो 6 रुपीज हो गई। सो इट इज you can say assessing, or it is helping me in assessment of the previous information. जब मैं बात करूं प्रिडिक्टिव वैल्यू की, सो प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब ये मुझे टॉप प्रिडिक्शंस करने में हेल्प कर रही है। अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे प्रिडिक्शंस करने में हेल्प कर रही है और यू कैन से इसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू है, तो मैं कहूँगी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेलेवेंट हैं फॉर द यूजर्स। जैसे अगर सपोज यहीं पे अगर मैं 2023 लिख दूँ, राइट, तो यहाँ अगर सपोज मेरी ईपीएस हो गई 7 रुपीज, तो ये जो ओवर द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इट इज ऑल्सो ऑफरिंग मी द फीडबैक वैल्यू एज वेल एज प्रिडिक्टिव वैल्यू। नाउ आई कैन प्रिडिक्ट कि अगर 2021 में मेरी ईपीएस 5 थी, 2 में 6 थी, 3 में 7 रुपीज थी, तो हो सकता है 2024 में जो अर्निंग पर शेयर है वो मेरी 8 रुपीज हो जाए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आई कैन प्रिडिक्ट अर्निंग पर शेयर ऑफ द कमिंग ईयर। सो इफ आई कैन, इट मीन्स दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज predictive value, right? Next comes the timeliness. Timeliness का मतलब to provide the information to the users when they need it most to make the decisions. मतलब जब उनको चाहिए, यूजर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको उसी टाइम पे प्रोवाइड करना। ऑब्वियसली अगर आप इंफॉर्मेशन टाइम पे प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो इंफॉर्मेशन का कोई भी रेलेवेंस नहीं होगा। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द टाइमलीनेस, मीन्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स व्हेन दे need it most to make the decisions. Now the last characteristic under relevance is materiality. Materiality, as we have already discussed in our concepts and conventions, materiality means the information which influence the economic decisions of the users. So financial statements must provide us material information, means the relevant information, or you can say important information which will help them in taking various decisions. Any irrelevant or immaterial information should not be provided under in the financial statements. So this is what is the relevance in which we are talking about, कि कोई हमारी financial statement तभी relevant होंगी अगर उनमें feedback value है, if it is having a feedback value and it is having a predictive value, means ये हमें feedback दे रही है about the past और हमें जो coming time है about the future हम उसको predict कर सकते हैं, and the information is provided as and when it is required, and of course it is providing us significant or material information. तो अगर हमारी financial statements ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कर रही हैं, अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेलेवेंस है। Now come to the second qualitative characteristic which is known as reliability. Reliability से आप क्या समझते हो? Reliability means जिस पे हम rely कर सकते हैं, जिस information पे आप rely कर सकते हो। So when I am talking about reliability, इसके अंडर मेरे basically 3 characteristics हैं: verifiability,
neutrality and as well as faithful representation. So first of all I will talk about verifiability. Verifiability means हम इस information को verify कर सकते हैं. वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन मीन्स कि जो अलग अलग टाइप के लोग हैं, मतलब जिनकी अलग अलग नॉलेज है और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो सेम मेथड को यूज करके सिमिलर कंक्लूजन्स अबाउट द इंफॉर्मेशन वो फाइंड आउट कर सके. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैंने क्या किया, मैंने सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करंट रेशो निकाली, करंट रेशो, राइट. एंड सपोज मुझे करंट रेशो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल गई, दैट इज 2:1. नाउ देयर इज वन मोर पर्सन, यू नो, अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर और डिफरेंट नॉलेजेबल पर्सन्स. देयर इज वन मोर पर्सन, उसने भी अगर करंट रेशो निकालनी है बाय अप्लाइंग द सिमिलर मेथड्स, right, we have certain rules or we have certain formulas for calculation of current ratio, और वो भी अगर उसी फॉर्मूला से करंट रेशो निकाल रहा है और उसकी भी रेशो कितनी आनी चाहिए, 2:1. इफ दिस इज देयर तो आई कैन से कि जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो वेरीफाइबल हैं, वो मुझे वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर इज न्यूट्रलिटी. न्यूट्रल मीन्स कि आप फ्री हो. न्यूट्रल मीन्स न्यूट्रल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ things. So information should be neutral or you can say free from intentional or unintentional bias. मतलब हमारी इंफॉर्मेशन जो है उसमें कोई भी किसी भी तरह का बायस नहीं है, चाहे हम इंटेंशनल बायसनेस की बात करें या अनइंटेंशनल बायसनेस की बात करें. सो इसका मतलब हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी के लिए फेवरिज्म नहीं कर रही या किसी के लिए वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही. तो दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन और यू कैन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव द फीचर ऑफ न्यूट्रलिटी. Next we have faithful representation. Faithful representation means all the figures and descriptions which is given in the financial statement that match what really exists in the business or what actually happened. मतलब जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मुझे बिल्कुल ट्रू पिक्चर दिखा रही हैं. ट्रू पिक्चर दिखा रही है मीन्स अगर मैं कह रही हूँ मेरा बिजनेस इज गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग वेरी पॉजिटिव फिगर्स. इट इज शोइंग मी इंक्रीज्ड सेल्स, इट इज शोइंग मी अ गुड ग्रोथ रेट, इट इज शोइंग मी इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, इट इज शोइंग मी increased earnings per share, more earnings, more dividends. So that means my figures and whatever the descriptions are there in financial statements वो बिल्कुल faithful representations दे रही हैं. अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग चीज बता रही हैं as compared to what actually it is, that means it is not faithful representation. A faithful representation को complete करने के लिए further इसमें 3 characteristics होना जरूरी है. सबसे पहले completeness का मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है दैट शुड बी इंक्लूडेड एंड देयर शुड नॉट बी एनी ओमिशंस. कुछ भी हमने ओमिट नहीं किया. ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड एज पर स्टैंडर्ड्स इज मेंशन्ड इन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दैट मीन्स मेरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है. सेकेंड इज फ्री फ्रॉम एरर. Free from error means the information should be accurate and it should be free from any mistakes or misrepresentations. कि मैंने कोई भी अपनी informations जो हैं उनको जानबूझकर mistakes means कुछ maybe unintentionally हमने कुछ गलत लिख दिया. Misrepresentation means intentionally मैंने अपनी information को गलत present किया है so that मैं एक रॉन्ग
एक सिग्नल दे सकूं अपने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। सो फ्री फ्रॉम एरर मीन्स उसमें कोई एरर नहीं है, मैंने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करी और मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी while preparing my financial statements. Now, third is understandability. Understandability means whatever information is presented in my financial statements, that is clear and it is understandable to the users. मतलब whatever information I am presenting, that is giving as per the standards, as per the rules, उसमें कोई confusion नहीं है, okay, or it is understandable by the users, by the persons who want to use that particular information. So अगर इसमें ये तीनों characteristics हैं, what these three characteristics, मतलब completeness है, free from error है, understandability है, तो मैं क्या कहूँगी कि मेरी financial statements में faithful representation है। और अगर उसमें faithful representation है, neutrality है, verifiability है, तो what I will say that my financial statements has qualitative characteristic of reliability, or you can say the information provided by my financial statements are reliable. Now apart from these two main primary characteristics, I have secondary characteristics, and under secondary characteristics the first one is comparability. Now information comparable कब होगी? जब users जो हैं वो different information को इकट्ठा करके उसको over the period कंपेयर कर सके, या एक कंपनी की इंफॉर्मेशन को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर सके. सो आई कैन से इंफॉर्मेशन इज कंपेरेबल व्हेन द यूजर्स कैन आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज, they can identify similarities as well as the differences in the economic events, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल है, परचेज है, एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, गेन्स हैं, इनफ्लोज हैं, आउटफ्लोज हैं, उनके जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं ऑफ द सेम एंटिटी, इंफॉर्मेशन की सेम एंटिटी की फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड, वो कंपेयर कर सके, या बिटवीन द कंपनीज. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ ऑफ द सेम एंटिटी, मीन्स मैं 2022 और 2023 की इंफॉर्मेशन को अगर कंपेयर कर सकती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी कि माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपेरेबिलिटी. और बिटवीन द कंपनीज, मतलब अगर दो कंपनीज हैं X लिमिटेड and Y limited, and I want to know which company is running more efficiently. So if I can compare their financial statements to know which one is more efficient, that means financial statements have the characteristics of comparability. So this is what it want to say कि जो मेरी financial statements है वो comparable होनी चाहिए. और comparable कब होंगी? When we use similar standards. जैसे आजकल if I'm talking about the similarities or comparability, these days we are talking about IFRS. IFRS means the single set of accounting standards which are applicable globally. So what is the objective? Of course, to ensure the comparability कि आप all over the world single set of accounting standards use करो, so that हम information over you can say different companies के बीच में हम इस information को compare कर सके, and of course over the year हम इस information को compare कर सके. Now the last characteristic here is the consistency. And when I am talking about consistency, this means that there should not be frequent changes in the accounting policies. Accounting policies में frequent changes नहीं होनी चाहिए, right? Like for example, simple सा method, अगर मैं depreciation के method की बात करूँ, तो अगर मैंने first year written down value लगा दिया, सेकेंड ईयर मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया, थर्ड ईयर मैंने फिर से कोई सपोज मशीन आर रेट मेथड लगा दिया, तो मैं ओवर द ईयर मेरे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मैं डिफरेंट मेथड लगा रही हूँ. सिमिलरली ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं, इट कैन अफेक्ट माय प्रॉफिटेबिलिटी,
right? I can have over the period different figures, not because I am operating efficiently or not operating efficiently, but just because I am changing my accounting policies frequently. सो इससे जो मेरी यू कैन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी, और ऑफ कोर्स जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कंपैरेबिलिटी भी नहीं होगी. सो इसलिए हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज में फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करनी है, नहीं तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे जो हमने फर्स्ट ऊपर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा. अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो हमारी कंपैरेबिलिटी भी नहीं हम इंश्योर कर सकते. सो we have to ensure same accounting policies in order to ensure consistency, and of course if there will be consistency the comparability will be done easily. So this is about all the characteristics. So in the conclusion we can say that all these qualitative characteristics are required for making the information more reliable, relevant and useful to its users in making the informed decision, in making the analysis with the help of this financial with the help of these financial statements. और अगर हम इन सारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को इंश्योर करते हैं तो हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो और ज़्यादा बेटर होगी. इट विल बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड ऑफ कोर्स जो यूजर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. थैंक यू.